हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था एंशियंट आर्किटेक्चर में। पहले वो देख लेते हैं। तो एंशियंट आर्किटेक्चर में हमने पढ़ने वाले थे आईवीसी, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आईवीसी के बाद क्या आता है आप लोगों को नहीं पता, बहुत बढ़िया। मौर्यन पीरियड ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। पोस्ट मौर्यन पीरियड also we discussed. Now Gupta period, golden age of architecture. Then architecture in south, architecture in south we will discuss after the Gupta period. तो ये 5 चीज़ें, उसके बाद हम लोग मेडावल टाइम में आएंगे और फिर मॉडर्न टाइम में आएंगे। तो गाइज मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि ऐसा हम लोग करते हैं कि वीडियो पॉज करके फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ जो है वो यहाँ डायरेक्ट डिक्टेट कर दूँ, तो मेरा भी टाइम बच जाएगा लिखने में, और बार बार कैमरा बंद कर ऑफ करने का टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और एक बेटरली डिक्टेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। गुप्ता पीरियड. Gupta period, also called sorry, golden age of architecture. Even we can say golden age of ancient history. So why it is called golden age? It is called golden age because the tremendous development in art, in architecture, in sculpture, in literature, in every form of art, we can see tremendous development of in Gupta period. इससे ज़्यादा डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर का न अशोका के टाइम में सिर्फ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, बट गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ एक बहुत ही शानदार तरीके से उसे जो प्रेजेंट किया गया। सो हम लोग यहाँ साथ में जो है मैं डिक्टेट भी करता जाऊँगा साथ साथ, और एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ गुप्ता पीरियड. सो गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. So as we discussed, it is a golden age of Indian architecture. Then second point is describe as classic in sense of degree of perfection is it achieved. Then classic क्या है guys? Classic in sense, classic इन सेंस गाइज हम लोग किसी भी चीज़ में कोई परफेक्शन होता है तो बोलते हैं ना बहुत क्लासिक है, कोई चीज़ में बहुत बेटर लगती है, तो वो परफेक्शन हमें, आई रिपीट, डिस्क्राइब एज क्लासिक इन सेंस ऑफ डिग्री ऑफ परफेक्शन इट अचीव्ड. तो जो परफेक्शन था आर्ट के फॉर्म में वो इस एज में अचीव हुआ. एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट, जैसे अगर आप बात करें कि अगर आप कोई स्कल्पचर बना रहा है तो स्कल्पचर की जो आईज में जो परफेक्शन था, जस्ट उसके जो बोन्स का प्रेजेंटेशन था कि क्लियरली, जैसे अगर आप आज के टाइम में कोई स्कल्पचर देखते हो, किसी कोई मूर्ति देखते हो आज के आर्टिस्ट की, तो बहुत सारी मूर्ति वायरल होती है. जैसे अभी रिसेंटली नवदुर्गा के टाइम पे एक मूर्ति का जो पिक्चर वायरल हुआ था, जस्ट इट वॉज लुकिंग लाइक कि जो मूर्ति जो देवी है वो मतलब कोई प्रेजेंट में मतलब जस्ट कि वे हम लोग उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे कि ये रियल है या स्कल्पचर. इतना ज़्यादा फाइनेंस आज के टाइम में आ गया. तो जैसे हम उसको कंपेयर करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, तो उतना ज़्यादा फाइन या उतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं हुआ करता था. तो गुप्ता पीरियड के पहले के अगर टाइम की, जब मौर्यन पीरियड की बात करें या वैदिक पीरियड या इंडस वैली के टाइम की बात करें, तो उसके अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा परफेक्शन जो निकल के आया आर्ट के फॉर्म में, वह निकल के आया कि अगर आप कोई स्कल्पचर बना रहे हैं तो उसकी आइज़ का परफेक्शन, उसकी मसल्स, उसकी बोन्स, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है. उसके बाद गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे कि जस्ट नेक्स्ट पॉइंट एडिक्टेड all marked also marked as the climax stage of Buddhist cave and monasteries, especially in western central India. तो गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे कि जैसे जो बुद्धिस्ट पीरियड में जो केव आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था वो अपने क्लाइमैक्स पे यहाँ पहुँच गया था. कि जस्ट अगर आप देखें कि जो पहले बुद्धिस्ट टाइम पे क्या होता था कि केव्स में 2 पार्ट में डिवाइड थे, चेतायास और बिहारास. तो यहाँ भी वो थे, बट उसमें और ज़्यादा परफेक्शन अपने उसमें निकल के आया कि जस्ट वी उसके बाद वो बोल सकते हैं कि जस्ट क्या हुआ कि बुद्धिस्ट टाइम में जब जो प्रेयर की जगह थी जैसे चेतायास जो बिहारास, तो केव्स में हुआ करते थे. आफ्टर सम टाइम
मोनोलिथिक केव्स बनाई जाने लगी। वी डिस्कस मोनोलिथिक, एक ही स्टोन को काट के जो एक ही जो केव को, मतलब एक वाले केव तक स्टोन से नहीं बन सकते ना, वो पहाड़ है, पहाड़ में जो स्टोन पत्थर होगा उसको काट के जो केव्स बनाई गई, तो एक ही उसमें मोनोलिथिक हो गई। उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या आता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ इस टाइम पीरियड, तो उसमें क्या होता था कि पिलर्स के साथ साथ जो स्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ। उसके बाद गाइस बुद्धिज्म, जो गुप्ता पीरियड है, इसमें एक और चीज देखी जाती है, इट्स अ ऑल्सो टाइम ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। तो यहाँ पे हिंदुइज्म का रिवाइवल आपको देखने को मिलता है आर्किटेक्चर में और सो नेक्स्ट पॉइंट, नागारा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। नागारा एंड द्रविडियन, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट फर्दर। Mural painting of Ajanta, which mainly depicted life stories of Buddha, as in Jataka stories, belong to this period. तो गाइस इसी फेज में आप अजंता की जो पेंटिंग्स है उसमें जो बुद्धा की जो लाइफ स्टोरीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या गाइस म्यूरल पेंटिंग क्या होती है? म्यूरल पेंटिंग ये होती है कि जैसे आज अगर हम लोग कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि मैं किसी कार्डबोर्ड पे या किसी कपड़े पे हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, बट उस टाइम जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो एक पूरी वॉल पे हुआ करती थी, कि वो वॉल अब चाहे ऑब्वियसली अब वॉल के मतलब कहाँ मिलेंगे, जैसे जो उस टाइम के जो टेम्पल्स हुआ करते थे, जो केव्स हुआ करती, उस पर वो पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो जस्ट एक जैसे किसी वॉल वॉल है उसको मैंने क्लीन किया, उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि उसको पे एक मिट्टी के एक लेयर से उसे हम लोग कवर अप करते थे, उस पर वो पेंटिंग होती थी। तो हम म्यूरल पेंटिंग को आगे डिस्कस करेंगे। और जाटे का स्टोरी क्या होता है? जाटे का स्टोरी प्रीवियस जाटे का स्टोरी मीन्स इट्स अ स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। मतलब बुद्ध की जो लाइफ की जो प्रीवियस बर्थ था, मतलब जिस टाइम पीरियड में बुद्ध थे उससे पहले उनके जो प्रीवियस बर्थ हुए होंगे, उन सारी स्टोरीज को जाटका स्टोरीज के फॉर्म में हम लोग अभी तो नहीं पढ़ते क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग थी, बट उस फॉर्म में उन लोगों को उन स्टोरीज को उसमें मतलब बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ है उनको जाटका स्टोरीज के फॉर्म में लिखा गया। तो इससे क्या मतलब है गाइस की जस्ट we can say that Buddhism also believe in previous birth, या कि जस्ट अगर जाटका स्टोरीज को अगर सच माने कि भाई जो बुद्ध की लाइफ की प्रीवियस बर्थ की लाइफ के बारे में डिस्कस किया है, तो मतलब फिर हम बोल सकते हैं ना कि बुद्धिज्म आल्सो बिलीव इन प्रीवियस बर्थ। एंड बुद्धिज्म एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, एंड बुद्धिज्म एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब जस्ट शरीर नश्वर है, आत्मा तो हमारे मतलब कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जैसे कि अगर आज मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में अपनी एक सोल है, तो प्रीवियस बर्थ में यही आत्मा किसी और बॉडी में रही होगी, उसके बाद उसकी डेथ के बाद ये आत्मा मेरी बॉडी में, उसके अगर मेरी आफ्टर माई डेथ आत्मा विल रिलीज, आत्मा विल लीव माई बॉडी एंड इट विल एक्सेप्ट अनदर बॉडी। तो बस यही ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो ये बुद्धिज्म इसमें भी बिलीव करता था। ओके उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर। गाइस वन मोर थिंग, प्लीज राइट डाउन द एंटायर बुद्धा पीरियड enriched with आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर एंड पेंटिंग। मतलब बुद्धा पीरियड आप देखना, बुद्धा पीरियड जो स्टार्ट हुआ अशोक से पहले से, जब मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर द बुद्धा, जो बुद्धा पीरियड आप देखेंगे मतलब कितने ही राजा महाराजा के टाइम का कितने, सबसे ज्यादा एनरिचमेंट जो अगर आर्ट और कल्चर के फॉर्म में हुआ वो बुद्धा पीरियड में हुआ। अब बुद्धा पीरियड तो आज के टाइम पे हम बुद्धा पीरियड बोल सकते हैं क्योंकि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग आज भी हैं, तो अगर वो कुछ उस चीज में फिर से इवॉल्व कुछ करते हैं आर्किटेक्चर के फॉर्म में, तो वो एक बुद्धा पीरियड ही कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आपको आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर तो इतना नहीं बोल सकते, बट हाँ पेंटिंग्स का जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इवॉल्वेशन आपको देखने को मिलेगा वो बुद्धा पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नेक्स्ट हेडिंग, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो गाइस थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ और एक्सप्लेन भी करते आ रहा हूँ साथ साथ में चीज़ों को, सॉरी, ताकि हम लोगों का टाइम बचे यहाँ पे। तो गुप्ता गाइस प्लीज राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, संस्कृत वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्तास। संस्कृत वाज द कोर्ट लैंग्वेज। तो गाइस इस टाइम में ना सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस, सबसे ज्यादा
प्रोमिनेंस जिस लैंग्वेज ने गेन किया दैट वाज अ संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत लैंग्वेज इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि वो जो कोर्ट लैंग्वेज थी, मतलब कोर्ट लैंग्वेज की जो बोल सकते हैं कि लीगल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि आई एम रियली सॉरी, लीगल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन तो गाइज हुआ नहीं होता नहीं था, तो जस्ट जो लीगल लैंग्वेजेस, अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट जो कोर्ट है, मतलब राजा का दरबार है, उसकी प्रोसेस तो हुआ करती थी ना। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी गुप्ता पीरियड में, तो इवन बिफोर द गुप्ता पीरियड्स कुछ जगहों पे आप बोल सकते हो, तब जो लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत होती थी। और संस्कृत का ने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस जो गेन किया अपना, वो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गेन किया। सो classic Sanskrit, please write down further. Classic Sanskrit literature saw tremendous development their patronage. तो वही क्लासिक संस्कृत लैंग्वेज ने जो का ट्रिमेंडियस डेवलपमेंट है, जो सबसे ज़्यादा पैट्रोनेज देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा संरक्षण संस्कृत को दिया किसी पीरियड में, तो वो है गुप्ता पीरियड में। तो गाइस किसी भी लैंग्वेज का अगर कोई लैंग्वेज स्प्रेड होती है या फिर किसी भी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों से होता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो वो लैंग्वेज है वो कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन लोग अगर उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो हिंदी का जो डेवलपमेंट है या फिर हिंदी का जो प्रोमिनेंस है इंडिया में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू अदर लैंग्वेज। और अगर फिर पूरा वर्ल्ड की बात करें तो पूरा वर्ल्ड में जो इंग्लिश का प्रोमिनेंस है तो वो सबसे ज़्यादा है। तो क्यों? क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है लोगों के। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंग्वेज पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है तो वो हिंदी है। हालांकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज होती है, बट पूरे इंडिया को कनेक्ट करने वाला एक ही लैंग्वेज है, वो हिंदी सॉरी। तो जेम वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है तो वो इंग्लिश है, तो इसका इफेक्ट है। तो वही ना कि सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि कॉमन लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम संस्कृत कितनी कॉमनली यूज होती थी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न ये था कि किसी भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट का कि कॉमन लोग, जो आम जनमानस है, वो उसका यूज़ करते हैं। और सेकेंड हमारा जो मतलब ऑफिशियल पैट्रोनेज कितना मिलता है, तो गाइस भी डिस्कस्ड कि जो संस्कृत को जो पैट्रोनेज, ऑफिशियल पैट्रोनेज जो मिला सबसे ज़्यादा अगर किसी टाइम पीरियड में मिला तो गुप्ता पीरियड में मिला। तो प्लीज़ write down for the second point. Third point, I'm repeat again. First point is Sanskrit was the court language of Guptas. Sorry. Classic Sanskrit literature saw tremendous development, their patronage. Then next point, the great epic, the Ramayana and the Mahabharata were compiled around 4 AD. तो एपिक्स है ना महाकाव्य, तो जो दो ग्रेट एपिक्स थे, जो दो महाकाव्य, सबसे बड़े महाकाव्य इंडिया के सबसे ज़्यादा, आज भी उस टाइम के देखे जाए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेमेंडियस, सबसे ज़्यादा जो बड़े महाकाव्य वो दो ही हैं इंडिया में, रामायण एंड महाभारत। तो आने वाले टाइम में ना ये जो दो महाकाव्य थे, रामायण एंड महाभारत, वो संस्कृत का बेस, संस्कृत का आधार स्तंभ बने। उनका डेवलपमेंट भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। तो और इन्हीं दो महाकाव्यों के बेस में हमारे एंशिएंट टाइम में, हमारी मैथोलॉजी में और बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई कि जैसे आप देखेंगे कि हालांकि रामायण वाज द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा एंड महाभारत ऑल्सो। तो बट उसके वाला भी अलग अलग जो कुछ पुराणास वगैरह में वो उनकी स्टोरी अलग से देखने को मिलती है। तो इन्हीं के बेस पे जो और मैथोलॉजी की जो स्टोरीज है वो लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्लीज राइट डाउन फॉर द जस्ट अ मिनट। संस्कृत वाज नॉट ओनली लैंग्वेज, ओके नहीं, दे सर्व्ड एज प्रिकॉर्सर टू वेरियस अदर संस्कृत लिटरेचर। दे सर्व टू precursor to various other संस्कृत लिटरेचर। तो गाइस उसके बाद ना रामायण और जो महाभारत था उसका जो ट्रांसलेशन मल्टीपल लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन भी किया गया। इसका रीज़न क्या था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन करने का जो मेन इंटेंशन था, मेन उद्देश्य था, वो क्या था? उसका मेन इंटेंशन ये था कि जो और दूसरे लोगों तक है, वो उन लोगों तक इन दोनों स्टोरीज का मैसेजेस
पहुंचाया जा सके। तो इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे एट दैट टाइम संस्कृत वॉज नॉट ओनली लैंग्वेज इन टू एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम, तो एंड वी कैन से कि मेनी अदर लैंग्वेजेस वॉज ऑल्सो इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि अगर संस्कृत एक ओनली लैंग्वेज होती तो फिर अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता। तो मतलब इसका मतलब ये है कि और संस्कृत के अलावा भी और लैंग्वेजेस उस टाइम पे थी। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को ये मिलता है, या सेकेंड इंटेंशन ये था कि संस्कृत वॉज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, मतलब जो आम जनमानस है, कॉमन मैन है, उसकी बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं थी। तो फिर संस्कृत कहाँ यूज होती? संस्कृत यूज करते थे ब्राह्मणास अपने कन्वर्सेशन में। कोर्ट लैंग्वेज थी, मतलब कि जो वर्ण सिस्टम की बात करें, जो हालांकि वर्ण सिस्टम मैं हमेशा इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, बट अब यहाँ पे है हमारे हिस्ट्री में, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ण सिस्टम में जो ब्राह्मण ऊपर के जो दो वर्णास थे, जैसे वो लोग अपने आप को टॉप बोलते थे, हालांकि आई एम ऑल्सो ब्राह्मण बट आई डिनाइड इट। सो बट जो ब्राह्मण थे एंड क्षत्रियास थे वो इस लैंग्वेज को मोस्टली यूज़ करते थे कि, और कोर्ट की लैंग्वेज थी जो राजा के दरबार की, उस वहाँ पे ये लैंग्वेज वहाँ के कन्वर्सेशन में यूज़ होती थी। लिटरेचर लिखने के उस टाइम में यूज़ होती थी। एज वी डिस्कस्ड की जो रामायण एंड महाभारत है वो संस्कृत में लिखे गए, बट उसके बाद उनका ट्रांसलेशन अदर लैंग्वेजेस में हुआ। सो नेक्स्ट पॉइंट फर्दर, दे आर द ओरिजिन ऑफ मेनी ऑफ द स्टोरीज of social, religious and cultural history of India। जी, yes we discussed before some time कि इन्हीं स्टोरीज, इन्हीं दो महाकाव्यों के बेस पे और अदर पुराना स्टोरीज का जो इन्वेंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइट फॉर द, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस दैट गिव देम renewed relevance and meaningful reincarnation। यस वी डिस्कस कि बहुत सारे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस एपिक्स इन टर्न शेप न्यू लैंग्वेज प्रोवाइडिंग देम विद सब्सटेंसेस एंड स्टाइल। तो गाइज जो नई लैंग्वेज नहीं बोलते, जो कॉमन जिन लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया, वहाँ ये इन जो एपिक्स थे, ये दो महाकाव्य थे, इन दोनों महाकाव्यों ने उन लैंग्वेजेस को ना एक अलग ही शेप दिया। अब अलग शेप कैसे दिया कि जैसे आज इंडिया, ठीक है, इंडिया में भी आपका जो आप इंडिया का लिटरेसी रेट उठाकर देखेंगे तो आज भी आपको बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज उसमें, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उसका टाइम में आएगा कितना परसेंटेज में, बट एक अच्छा खासा पॉपुलेशन जो आज भी इंडिया का है वो इलिटरेट है। और बहुत से लोग तो, हालांकि कुछ लोग, बट उनमें से कुछ बहुत सारे लोग पढ़ना जानते हैं, कुछ नहीं जानते, बट बहुत सारी पॉपुलेशन आपको ऐसी मिल जाएगी जो हिंदी यूज़ करते हैं बट दे डोंट नो अबाउट द ग्रामेटिकल हिंदी। सो क्योंकि उन लोगों ने कभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो जब सेम उस टाइम पे भी यही होता था कि जो एपिक्स जो लैंग्वेज, मतलब जो अलग लैंग्वेज थी, पालीज हो गई या प्राकृत हो गई, जो अदर कॉमन मैन की जो लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, जैसे आज हम किसी गाँव में आके बात करते हैं, विलेजेस में, रूरल एरियाज में, तो वहाँ के जो लोगों की हिंदी है ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो कन्वर्टेडिंग इन हिंदी, बट उनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, तो वो ग्रामर से मैच नहीं खाता। तो बट तो सेम टाइम पे जो कॉमन मैन की लैंग्वेजेस थी वो नॉर्मल थी, बट जब इन दोनों एपिक्स का उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया तो एक ग्रामेटिकल शेप उन लैंग्वेजेस को मिला। लोगों को अपनी लैंग्वेज के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर समझ उन लोगों में, एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हुई, बहुत एक बेटर समझ उत्पन्न हुई, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट राइट फॉर द, पुराणास फॉलो ऑन द लाइन ऑफ एपिक्स। पुराणास, तो जो पुराण है वही कि जो डिस्कस की, जो इन्हीं दो एपिक्स के, इन्हीं दो महाकाव्यों के बेस पर और जो पुराण है वो पुराण लिखे गए। तो सम ऑफ द अर्लियर पुराणा वर कंपाइल्ड इन दिस एरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट राइट फॉर द, सम ऑफ द अर्लियर पुराणास वर कंपाइल्ड इन दिस एरा। देयर आर 18 महापुराणास एंड 19 उपपुराण। तो 18 महापुराण और 19 उपपुराण इस टाइम पे कंपाइल किए गए। द पुराणास वर associated with revivalism of Hinduism। तो प्लीज स्टार बना दी इस लाइन पे कि द पुराणास वर एसोसिएटेड विथ रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म। सो गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन राइट डाउन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, द पुराणास वर एसोसिएटेड विथ रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म। तो रिवाइवलिज्म, तो
पुराणास को जो लिखने का मेन इंटेंशन था वो हिंदुइज्म का रिवाइवल करना। तो हिंदुइज्म का रिवाइवल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या उस टाइम पे हिंदुइज्म नहीं था? नहीं, हिंदुइज्म उस टाइम पे था। मतलब हालांकि हिंदू वर्ड बहुत बाद में आया, बट जो वी डिस्कस जो वैदिक रिलीजन है, जो सनातन रिलीजन है, वो उस टाइम पे था। सनातन रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला जो धर्म है वो सनातन रिलीजन था। तो फिर मतलब वो तो फिर बहुत पहले से चला आ रहा था। हाँ, तो फिर गुप्ता पीरियड में उसको रिवाइवल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जब हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में जो पुराना उसका फोकस था, उससे पहले हम बात करते हैं कि गुप्ता पीरियड से पहले जो मेन सिग्निफिकेंट था वो क्या था? उस मेन सिग्निफिकेंट था मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ, सबसे ज़्यादा जो रिलीजन अगर कोई अपने आप को स्प्रेड किया तो वो था बुद्ध रिलीजन, बुद्धिज्म, जो कि 6 BC से स्टार्ट हुआ और बुद्धिज्म के टाइम पे बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ पैरेलली जो बुद्धिज्म जैनिज्म है वो भी आल्सो अपने उसमें था। तो वैदिक रिलीजन के इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उस टाइम पे सोसाइटी में नहीं था। तो जैसे अब आज के लोग जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वैदिक रिलीजन हमारा बहुत पुराना टाइम का सबसे पुराना रिलीजन था, तो आज हम नहीं चाहेंगे कि जो वैदिक रिलीजन के लोग हैं, जो वैदिक हिंदुइज्म के लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मतलब आज मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे कि जैसे मतलब जब अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म का स्प्रेड हुआ था बहुत ज़्यादा, जब लोगों ने उसको एक्सेप्ट इन रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है धर्म खतरे में आया होगा। सॉरी टू से, बट धर्म खतरे में मतलब कि जब ज़्यादा लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट किया तो जो वैदिक रिलीजन्स के लोग हैं, जो हिंदुइज्म की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई होगी, तो यही लोग तो उसी में जाके कन्वर्ट हुए होंगे ना। तो जब वैदिक रिलीजन के लोगों को आज मतलब एट दैट टाइम गुप्ता पीरियड के टाइम पे लोगों को लगा होगा कि हमारा जो धर्म खतरे में। सही गाइस, हिस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार चीज़ ये होती है कि हिस्ट्री में ना मतलब टाइम चेंज हो जाता है, बट जो इंसिडेंट्स हैं, जो स्टोरीज है, वो सेम रहते हैं। मतलब आप कभी भी देख लोगे तो स्टोरी सेम मिलेगी, एक जैसी स्टोरीज कनेक्ट आपको हर टाइम पीरियड में मिल जाएगी, बस हाँ टाइम चेंज हो जाएगा। अब अगर बात करें तो उस टाइम पे वैदिक टाइम पे लोगों को फील हुआ कि धर्म खतरे में है, तो ऑब्वियसली उनका धर्म खतरे में, तो उन लोगों ने क्या किया, लिटरेचर के फॉर्म में और जस्ट लोगों के लिए उस तो थोड़ा इजी फॉर्म में कर दिया ताकि लोग उसे, जो लोग हैं मतलब जो छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आके थोड़ा एक्सेप्ट करें और बाकी लोग छोड़ कर ना जाएं। ड्यूरिंग द बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो फील हुआ धर्म खतरे में। एंड हालांकि किसी एक कम्युनिटी को वो नहीं होनी चाहिए, दोनों कम्युनिटी जो थी दोनों को ये फील हुआ था कि धर्म खतरे में है। देन व्हाट वाज द रिजल्ट? पार्टीशन पार्टीशन ऑफ इंडिया। एंड नाउ आज की जो करंट कंडीशन है, हालांकि मुझे पता है मैं लोग आगे मेरे घर तोड़ फोड़ कर देंगे, ऑनलाइन डिस्कशन कर रहा हूँ इन चीज़ों को, बट थोड़ा करना ज़रूरी कि आज की जो कंडीशन है आज भी लोगों को फील होता है कि धर्म खतरे में है। तो अब रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो हमारा वो मैटर नहीं, हमारा काम है प्रिपरेशन करना और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, धर्म को तोड़ने जोड़ने की नहीं, समाज को जोड़ने की, समाज के लिए काम करने की। तो आप उस पर फोकस कीजिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो वैदिक रिलीजन के लोग थे उन्हें भी लगा होगा कि भाई जो उनका धर्म खतरे में है सॉरी, तो वो उसके लिए उसे उनका मतलब धर्म मतलब कमी हो रही है या लोग कम लगता है ना कि मतलब रिवाइवल करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे ना, तो उस टाइम पे उन लोगों ने जो एफर्ट, अब वो भी जाएंगे ना कि उनके जो रिलीजन का डेवलपमेंट हो, तो उस टाइम पे उन लोगों ने जो डेवलपमेंट किया, उस टाइम पे उन लोगों जो एफर्ट था, उन लोगों का एफर्ट उस टाइम पे वायलेंट एफर्ट नहीं था, मारने काटने वाला एफर्ट नहीं था। उन लोगों का जो एफर्ट था वो पीसफुली, दे डेवलप्ड देयर लिटरेचर, दे डेवलप्ड देयर आर्ट पीसफुली। उन लोगों ने सारे काम लिटरेचर का डेवलपमेंट किया उस टाइम पे। उस टाइम पे महाभारत लिखे गए, महाभारत रामायण लिखा, जैसे एपिक महाकाव्य लिखे गए, समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, समाज को एक उसमें बांधने का काम कर रहे थे। So that's why we called the Gupta period is also called revival of Buddhism. Oh sorry, revival of Hinduism. Sorry, revival of Hinduism.
तो इस पीरियड में जितने भी आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, जितना भी आर्ट में जितना भी काम हुआ है, उस सब का इंटेंशन सिर्फ एक ही था, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो, रिवाइवल ऑफ सनातन रिलीजन नहीं, क्योंकि सनातन रिलीजन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि जब अब सनातन रिलीजन या वैदिक रिलीजन की बात करें तो उस टाइम का जो वैदिक रिलीजन था और आज का मतलब दैट टाइम गुप्ता पीरियड का टाइम का, तो उसमें क्या डिफरेंसेस थे और दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों को नहीं, हमें इस एग्ज़ाम के सारे सब्जेक्ट को, सारी चीज़ों को एक अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो प्लीज़ अपनी जो अपनी रूट्स हैं, जो ठीक है अपनी मैथोलॉजी, उन्हें साइड में रख के उनसे बाहर निकल के चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब हमारे जितने लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, वो चीज़ों को थोड़ा बाहर रखिए, चीज़ों को पढ़िए, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाइए, समझते हुए चलेंगे। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इवन सब्जेक्ट का पूरा एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। सो राइट डाउन फॉर द they were in the form of stories which made them more palatable to masses, made them more palatable to masses than the earlier brahmanical text of Vedas. Yes, we discussed कि जो उन लोगों का जो मेन इंटेंशन स्टोरीज या पुराना था, जो लिटरेचर लिखने का था, मेन इंटेंशन क्या था कि जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मास से जो कॉमन लोग हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। देन द ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड द एपिक्स दिस पीरियड ऑल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ काव्या, मतलब पोइट्रीज, नाटकास, ड्रामास एंड अदर लिटरेचर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर ऑफ हाई सोशल स्टेटस स्पीक संस्कृत। हाँ, उस टाइम पे ना जो हाई सोशल स्टेटस हुआ करते थे, जैसे ब्राह्मण्स या राजा वगैरह, ये जो लोग हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे। राइट डाउन, वेयर इज द दोज ऑफ लोअर स्टेटस एंड वुमेन्स स्पीक प्राकृत। तो उसके बाद दिस पर्टिकुलर, इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आई विल एक्सप्लेन इट। तो दिस characters of high social status speak Sanskrit, whereas those of lower status and women speak Prakrit. This particular feature throw light on the status of Sanskrit and Prakrit in society. तो उस टाइम पे जो हाई स्टेटस के लोग थे सोसाइटी में, वो संस्कृत यूज़ करते थे, जैसे ब्राह्मण्स या क्षत्रिय जो लोग हुए, और जो कॉमन लोग हुए, नॉर्मल कॉमन लोग हुए या वुमेन्स हुए, ये जो यूज़ करते थे प्राकृत यूज़ करते थे। उसके बाद तो ये जो पर्टिकुलर फीचर है, मतलब फीचर जस्ट लाइक कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म के लिए जो उन लोगों को जो मेन फोकस की लिटरेचर का, इसने ना इन जो लैंग्वेज है प्राकृत हुआ या इसको भी इस को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जब हालांकि अब उन लोगों ने डेवलपमेंट तो कर दिया अपने लिटरेचर्स का, बट अदर लैंग्वेजेस में उन्हें ट्रांसलेट किया ना ताकि आम लोग भी पढ़ सकें। उससे पहले गाइस हुआ करता था कि जो संस्कृत थी वो सिर्फ वी डिस्कस की हायर स्टेटस के लोग यूज़ करते थे। तो बट भाई जब अब आप उन लोगों को वो लैंग्वेज ही बोलने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हो, अदर चीज़ों तो दूर की चीज़ है, तो भाई दूसरी जगह वो लोग जाएंगे ना, उन्हें वहाँ इज्जत नहीं मिलेगी। तो फिर उस टाइम पे क्या बोला, भाई चलो ठीक है, जब आप उन्हें वो जो भी अपने लिटरेचर से वो पढ़ने की उन्हें परमिशन नहीं मिल रही, उन्हें हाथ लगाने की परमिशन नहीं मिल रही, तो जहाँ उन्हें इज्जत मिलेगी वो लोग उस तरफ भागेंगे ना। तो उस टाइम फिर क्या किया कि चलो भाई ठीक है, हम ये लैंग्वेज भी आपको देते हैं, अब आपको पता नहीं लैंग्वेज समझ में आती नहीं, कि आपको परमिशन नहीं थी पढ़ने की, सुनने की, समझने की, तो अब हम इन लिटरेचर को आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते हैं और आपको देते हैं ताकि आप इन्हें पढ़ो, समझो और एक्सेप्ट करो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस उस टाइम पे देखने को मिला। ठीक है, जब भी कोई चीज़ों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो मतलब रिलीजन्स को लेके तो हमेशा कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी चेंजेस पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी चेंजेस नेगेटिव होते हैं। अब उस टाइम पे चेंजेस हुए कि लिटरेचर का इतना बड़ा हमारा जो बोलें इतना बड़ा लिटरेचर हमारा डेवलप हुआ उस टाइम पे, फॉर व्हाट, फॉर द रीज़न बिहाइंड इट द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा लिटरेचर उस टाइम पे डेवलप किया गया ताकि लोग समझें, और लोग उसके बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब वही चीज़ सेम फील हुई तो पार्टीशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। फ्यूचर में पता नहीं हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो, तो आप लोग समझदार लोग हैं तो प्लीज़
इस चीज़ को थोड़ा रोकने की कोशिश की, अपने आसपास जो अवेयर जो लोग हैं उनमें इतनी नेगेटिविटी मत आने दीजिए चीज़ों को लेके कि बाद में चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पे फिर अब कुछ मतलब नाम है काव्यों के और जो लिटरेचर वर्क हुआ, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ उनको, फिर हम लोग उसे समझते हैं। सो गाइस, इस फेस में लिटरेचर के रूप में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने एक नया चार्ट बनाया है, इसमें जो मेन जो लिटरेचर मतलब एक्सपेक्ट टू रामायण महाभारत जो एपिक्स है, द ग्रेट एपिक्स ऑफ हिंदुइज्म एंड जो पुराना जो उनके अलावा भी जो लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुआ वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, 18 पुराण एंड 19 उप पुराण जो डेवलपमेंट हुआ वो सब वो है। बट उनके अलावा जो डेवलपमेंट हुआ, जो स्टोरीज़ है, तो कुछ अदर ऑथर्स, अदर पोइट, जो मेन स्टोरीज जो होती, जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इट आवर फर्स्ट लिटरेचर वॉज इलाहाबाद प्रशस्ति। इसका जो ऑथर है, उसके ऑथर है हरि सेन। इस इलाहाबाद तो कह जगह का नाम है, नाउ प्रेजेंट में इसको प्रयागराज हम बोलते हैं। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति गाइस, प्रशस्ति मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। तो इसका टाइप क्या है? एन इंस्क्रिप्शन एन inscription the Allahabad pillar also has inscription by Ashoka and Mughal emperor Jahangir। अब ये क्या, वी आर स्टडिंग गुप्ता पीरियड, इसमें अशोक कहाँ से आ गया भाई? अशोक तो मॉडर्न टाइम में था, और ठीक है अशोक तो आ गया, ठीक है साइड के लोग थे, मॉडर्न आफ्टर गुप्ता। जहांगीर साहब कहाँ से आ गए? बहुत बात की चीज़ है। तो गाइस ये जो पिलर है, ये हमने अशोका, इसका जो इंस्क्रिप्शन जो मतलब जो पिलर बनवाया था तो अशोका ने बनवाया था। बट इस थीम क्या, फिर हमको समझेंगे। थीम, यूलॉजी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता इंस्क्राइब्ड ऑन द इलाहाबाद पिलर एंड पेट्रोनाइज्ड बाय समुद्रगुप्ता। तो ये जो पिलर था गाइस, इसको बनवाया था अशोक ने, बट लेटर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड समुद्रगुप्त ने अपना कुछ इंस्क्रिप्शन इस पर बनवाया। आफ्टर टाइम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द जहांगीर ने भी कुछ अपने इस पर वो करवाया था। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑथर हमारा कालिदास। वी कैन से ही इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी जो उनका जो लिटरेचर है, वर्क है, लव स्टोरीज पे वो ज़्यादा डिपेंड है। तो और इसकी कुछ यहाँ पे हम सिर्फ कुछ स्टोरीज, यहाँ पे कुछ जो लिटरेचर है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी तो वो हमने नहीं डिस्कस किया। देन कुमार संभवा, ये एक एपिक पोयम है, मतलब महाकाव्य और पोयम के फॉर्म में है, और इसका जो थीम है वो है एन एपिक पोयम डिपिक्टिंग द बर्थ स्टोरी ऑफ कार्तिकेय द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेचर है रघुवंशा। रघुवंशा टाइप क्या, जीनोलॉजी ऑफ लॉर्ड रामा द इक्ष्वाकु और ऑल्सो नोन एज द रघुवंशीज, हियर द नेम। तो जो लॉर्ड राम है उनके फैमिली का जो डिस्कशन है वो इसमें किया गया है, मतलब उनके पहले के जो उनके पूर्वज जो इनके एंसेस्टर्स थे उनके बारे में, इक्ष्वाकु वंश जो उनका वंश को बोलते हैं हम लोग, तो उसका डिस्कशन यहाँ इस लिटरेचर में मिलता है। मालविका अग्निमित्रा, स्टोरी ऑफ लव बिटवीन अग्निमित्रा द शुंगा प्रिंस एंड द हैंडमेडन ऑफ हिज चीफ क्वीन मालविका। तो ये जो शुंगा प्रिंस है उस अग्निमित्र उसका और उसकी जो वाइफ मालविका की लव स्टोरी का लिटरेचर। एंड इसमें ऑल्सो गिवन अकाउंट ऑफ हिज फादर पुष्यमित्र शुंगास राजसूय यज्ञ, एंड जो उसके फादर पुष्यमित्र शुंगा ने जो राजसूय यज्ञ करवाया था उसका डिस्कशन भी इस एपिक में, मतलब इस लिटरेचर में आपको यहाँ देखने को मिलता है। देन विक्रम उर्वशी, नाम से आ रहा है उर्वशी राउरकेला ऋषभ पंत की लव स्टोरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। विक्रम उर्वशी, इट्स अ संस्कृत ड्रामा डिपिक्टिंग लव स्टोरी ऑफ पुरवास, वैदिक किंग एंड उर्वशी। देन नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम इन संस्कृत प्ले विच डिपिक्ट, हाँ इन संस्कृत प्ले, ये विक्रम उर्वशी भी एक प्ले है, एक ड्रामा है। ओके, देन अभिज्ञान शाकुंतलम a Sanskrit play which depict the story of Dushyant. Dushyant was the king of Hastinapur, and
शकुंतला वाज अ डॉटर ऑफ जो सेज विश्वामित्र और अ, उर्वशी, सॉरी मैं अप्सरा जो मेनका मतलब जो ऋषि विश्वामित्र तो जो अप्सरा मेनका थी उनकी बेटी शकुंतला, और हस्तिनापुर जो राजा दुष्यंत उस टाइम पे थे उनकी स्टोरी है, जिनके बेटे का नाम भारत था, जिनके उस पे कहते हैं कि भारत आज की जो हमारी कंट्री भारत का नाम जो उनके बेटे के नाम पर रखा गया था। तो उसके अलावा गाइस कुछ लिटरेचर वर्क है तो वो हम डिस्कस करते हैं। विष्णु शर्मा द पंचतंत्र फेम लिव्ड ड्यूरिंग दिस एरा। तो जो पंचतंत्र के जो राइटर थे विष्णु शर्मा, वो भी इसी ड्यूरेशन में थे। हाँ। अमर सिम्हा ग्रामेरियन एंड पोइट, मतलब अमर सिम्हा जो थे वो ग्रामेरियन थे और पोइट भी थे। ही कंपोज लेक्सिकन ऑफ संस्कृत, मतलब ही कंपोज लेक्सिकन, यहाँ लिख देता हूँ, अमर सिम्हा कंपोज लेक्सिकन ऑफ संस्कृत कॉल्ड अमरकोश। हाँ यस, अमरकोश। यस, लेक्सिकन मीन्स वन काइंड ऑफ डिक्शनरी। तो यस वी डिस्कस कि वो ग्रामेरियन थे, तो उन्होंने जो संस्कृत की डिक्शनरी है वो की। और उसके बाद विशाखा दत्त कंपोज मुद्रा राक्षस, क्वेश्चन भी आ चुका है पूरे पहले। एंड अदर ग्रामेरियन हु कंट्रीब्यूट टू द संस्कृत लैंग्वेज इंक्लूड बरारुदी एंड सॉरी भ्रतहरि एंड बरारुई। तो अदर जो ग्रामेरियन थे वो भी इस टाइम पे थे, भ्रतहरि एंड बरारुई। तो गाइस ये इतना जो लिटरेचर फॉर्म और लैंग्वेज का वो इतना इनफ है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग जो अदर जो आर्किटेक्चर है जैसे केव्स या स्तूपास वो हम लोग, और जो थोड़ा जो अलग अलग रिलीजन्स, क्योंकि जो इससे पहले जैसे रिलीजियस क्या हुए थे, फेल रहे थे, मतलब फेल रहा मतलब अपना जो इम्पैक्ट बढ़ा रहे थे, चाहे वो बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो या हिंदुइज्म में अपना इम्पैक्ट बढ़ाते। बट इस टाइम पे आके सब में एक अलग ही चेंजेस हुए। वो चेंजेस जैसा आप बोल सकते हो कि उनके जो जैसे बुद्धा ने बुद्धिज्म में स्टार्ट किया था तो उनके रूल्स से एक अलग थोड़ा डाइवर्जेंस आप देखोगे उस रिलीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कुछ स्तूपास या फिर जो आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।